नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसके ऊपर हमने पहले भी 11 अप्रैल के दिन एक सेशन किया था और बताया था कि ईवीएम और वीवीपैट जिसे लेकर उठते हैं सवाल, उस पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी सुनवाई, जिसमें कहा जा रहा था कि 100% वीवीपैट से निकलने वाली जो स्लिप्स हैं इनको क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। इस बात की मांग को लेकर के एडीआर के द्वारा वकील प्रशांत भूषण को रखते हुए इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ईवीएम को क्लीन चिट दे दी है और वीवीपैट वेरिफिकेशन पर याचिका खारिज कर दी है, लेकिन कुछ और राहत भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है उन प्रत्याशियों के लिए जिन्हें लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है। वो सेकंड और थर्ड नंबर पर इसलिए रहे क्योंकि उनके क्षेत्र में मतदाता का मत किसी और को दे दिया गया। आज के सेशन में आप जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को क्लीन चिट तो दी है, लेकिन क्या उस व्यक्ति ने जिसने आवेदन किया, याचिकाकर्ता को कोई राहत मिली है, और वो राहत मिली है तो वो कितनी बड़ी राहत कंसीडर की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। जिन्होंने हमारा ये सेशन नहीं देखा है, ईवीएम और वीवीपैट को समझाने के लिए हमने एक सेशन किया था, आप समय निकालकर इस सेशन को देख सकते हैं। अपनी पाठशाला पर ही हमने ये सेशन किया था, 11 अप्रैल को किया था, क्योंकि हमने आपको अपने सेशंस में बताया था कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई होने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट की जो पर्चियां निकल रही हैं, अब पर्चियां कैसे निकलती हैं, क्या निकलती हैं, वो हम सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। उन पर्चियों को क्रॉस चेक करे, सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि 100% पर्चियां क्रॉस चेक होनी चाहिए। ये सुनवाई हुई और इस सुनवाई का ही परिणाम आज हम आपके साथ सुर्खियों के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है याचिकाकर्ता की अपील 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट की जो स्लिप मिलान की बात है वो वाहियात है और इसको नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इग्नोर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से राजनीति के अंदर तो बहुत सारे अर्थ लगने ही थे, क्योंकि जहां एक और विपक्ष की तरफ से निरंतर इस बात की मांग की जा रही थी कि वीवीपैट की जो मशीनें हैं, वीवीपैट से निकलने वाली जो पर्चियां हैं वो पूरी तरह क्रॉस चेक होनी चाहिए, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन भी डटकर खड़ा हुआ था कि साहब इतना खर्चा करके हमने ये मशीन बनाई है जो पूरी तरह लीक प्रूफ है। हम आपके सामने इसका डेमो दे चुके हैं, लोगों के सामने डेमो देते हैं, सब तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपनी बातें कोर्ट के सामने रखी। फाइनली कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा। 16 तारीख की सुनवाई के बाद में ये फैसला जब रिजर्व रखा गया, उसके बाद ये फैसला अब आया है और फैसला जो आया है वो आपके सामने है। हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी आपको जब ये फैसला आया तो उस समय आपको अपडेट कर दिया था। और ज़्यादा अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई खबर आती है तत्काल अपडेट हम यहाँ दे देते हैं। बाकी समय समय पर हम इस पर सेशन जरूरी होता है तो वो ले आते हैं। बाकी गुजारिश आपसे रहेगी कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ने वाले विद्यार्थी आरएएस फाउंडेशन का बैच ऑलरेडी ऑन है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जहां हमारा एथिक्स भी अगर आप लेना चाहें तो वो उपलब्ध है। रिकॉर्डेड जीएस का बैच भी उपलब्ध है और प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए कोर्स भी उपलब्ध है। हमारे हैंड रिटन नोट्स घर पर कुरियर कराने के लिए मात्र 1999 में उपलब्ध हैं। जिस वीवीपैट की इतनी देर से बात हो रही है, ये अल्टीमेटली है क्या? तो ये एक वोटर वेरिफिकेशन का सिस्टम है वीवीपैट, जिसके माध्यम से ये चेक किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी उम्मीदवार को वोट दिया है तो वह वोट क्या सही मायने में उसी को पड़ा है। तो वीवीपैट एक मशीन है जो प्रिंट निकाल करके बताती है कि आपने जिस कैंडिडेट को दिया वो इस नंबर पे था, इस पार्टी का था और ये आपका वोट रहा, वो उसी व्यक्ति को दिखती है। कुछ इस प्रकार की एक मशीन होती है। एक पर्ची इस एलईडी डिस्प्ले में चमकती है। जिस प्रकार से हम लोग एटीएम के अंदर पर्चियां निकालते हैं, वैसी कुछ पर्ची होती है। एटीएम वाली पर्ची को आप लेकर घर आ जाते हैं या वहीं पर फाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन ये वाली पर्ची लेकर घर पर आप नहीं आ सकते, बल्कि ये इसी के नीचे बने हुए इस बॉक्स में जाकर गिर जाती है। याचिकाकर्ता की डिमांड थी कि इस बॉक्स में गिरी हुई पर्ची को ईवीएम में जो रिकॉर्ड हुआ मत है उससे क्रॉस चेक कराया जाए। लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली फिजिबल था जब भारत में 60 से लेकर 70 करोड़ मतदाता हैं? यही सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन का सवाल था कि अगर हम ऐसा करने लगे कि इन पर्चियों को ईवीएम की पर्चियों के ईवीएम से मैच कराने लग गए कि साहब देखना इसने इसी को दिया है कि नहीं दिया है, तो सब रिजल्ट कम से कम 10 से 12 दिन लेट हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा,
इस पर्ची को मिलान करने के नाम पर जो मानवीय त्रुटियां होंगी, हो सकता है कोई व्यक्ति पर्ची काउंट करने में गड़बड़ कर दे, हो सकता है कि पर्चियां काउंट में कुछ एरर हो जाए, किसी और का दिख जाए, तो इस प्रकार से एरर से नहीं बचा जा सकता। और तीसरा, जब ये पर्चियां इतनी ही कीमती हो जाएंगी, महत्वपूर्ण हो जाएंगी, तो जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी कि हारने वाला उम्मीदवार या उसके समर्थक वोट को लेकर भाग जाया करते थे और उस क्षेत्र में फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ता था, तो फिर तो इन डब्बों के साथ भी लोग ऐसा ही करने लगेंगे और वो लेकर भागने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा हो सकता है। तो एक तरह से बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं जो पहले बैलेट पेपर के केस में हुआ करती थी, उनकी संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इस प्रकार की इलेक्शन कमीशन ने दलील दी, जिसकी चलकर हम आगे चल के और ज्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले ईवीएम तक ही सीमित था भारत, लेकिन ईवीएम के बाद वीवीपैट कैसे आया और इसका निर्माण कौन करता है, थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं। भारत में जो वीवीपैट मशीन है, देखिए असल में जब हम वोट डालने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें कि उम्मीदवार का नाम, उसका क्रमांक और उसके सामने ये निशान लगे होते हैं जिनको आप दबा सकते हैं। इसके साथ में ये वीवीपैट मशीन लगी होती है और वीवीपैट मशीन के साथ साथ यहां पर ये आज हमारा पेन नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, है ना। तो यहां पर ये वीवीपैट मशीन लगी होती है और इसके साथ में एक प्रोसेसर यूनिट लगी होती है। वो जो प्रोसेसर यूनिट लगी हुई होती है, ये प्रोसेसर यूनिट इसके कमांड को नोट करके इसमें कंट्रोल करके डाल देती है। इस पूरी मशीन का जो निर्माण है, ये भारत की 2 सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो वीवीपैट क्या है, तो वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिससे कि ये पता चलता है कि आपने सही व्यक्ति को वोट दिया है अथवा नहीं दिया है। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रिंटर पोर्शन होता है, एक डिस्प्ले यूनिट होती है। प्रिंटर वोटर्स के सिलेक्शन का रिकॉर्ड देता है और डिस्प्ले यूनिट किसी भी गलती को दिखाता है कि साहब ऐसा हुआ है। जो व्यक्ति वोट डालने गया हुआ होता है, उसे 7 सेकंड तक ही अपने द्वारा जो वोट का प्रोसेस है वो दिखता है। ये पर्ची आती है और डब्बे में डलकर चली जाती है। स्लिप के अंदर क्या होता है, तो उसमें कैंडिडेट और पार्टी का नाम, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह होते हैं। वीवीपैट के बारे में हमने पहले भी बताया है और एक वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक वीडियो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही मतलब जारी किया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो लोग वोटर होते हैं उनके कॉन्फिडेंस के लिए हम बताना चाहते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो कुछ इस प्रकार से एक ऑडिट ट्रेल मशीन है ये। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए जो वोट नहीं डाले हैं वो देख सकते हैं। ईवीएम, आपने वोट कास्ट किया, वीवीपैट मशीन के अंदर वो दिखाई पड़ गया कि आपने जैसे वोट डाला, जिस सिंबल के नाम डाला, ये ट्रांसपेरेंट विंडो के अंदर आपका वीवीपैट में मशीन आके दिखाई देता है, पर्ची दिखाई दे जाती है। यही वो मशीन है। 7 सेकंड के लिए ये दिखता है, बीप की आवाज आने के बाद ये ड्रॉप बॉक्स में गिर जाता है। मांग यही थी कि जो पर्ची यहां गिरी है, उस पर्ची को निकालकर काउंट करा जाए और पर्ची से मिलान किया जाए ईवीएम का। तो ये प्रोसीजर अपने आप में काफी लंबा हो रहा था, वीवीपैट के लिए ही ये मांग करने गए थे। ठीक है, देखिए इलेक्शन कमीशन पर पहले भी बहुत बार डाउट किया गया है कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सही चीज नहीं है। ऐसा कह के अपोजिशन अपनी जब हार हुई है तब जाकर के वो हमेशा इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचा है और अपोजिशन में चाहे जो भी रहा हो, हार का ठीकरा हमेशा ईवीएम पर ही फूटा है। ये बचपन में जो अपन लोगों को पढ़ते समय कहा जाता था, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब हमें अपने नतीजे अपने अनुरूप नहीं लगते थे तो हम कहते थे कि हमारा पेन नहीं चला, पेपर कठिन आ गया या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ उसी प्रकार से यहां पर भी होता है। अपोजिशन पार्टी में चाहे जो हो, जब वो लगता है कि मैं जीत नहीं पा रहा हूं किन्हीं कारणों से, तो वो ईवीएम को दोष ठहराना शुरू कर देता था। वर्ष 2010 में जब ये घटना बहुत जोर पकड़ने लगी तो इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया और पूछा कि बताइए समाधान क्या हो सकता है। आप लोगों के सामने इतने बड़े देश में इलेक्शन अगर कंडक्ट कराना है तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का अपनाना तो पड़ेगा, बैलेट पेपर से हम नहीं चल सकते। अब बताइए तरीका क्या रखा जाए। तो तब जाकर के इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों के सामने वीवीपैट का, यानी कि वोटर वेरिफिकेशन का जो ये मशीन है, इसका एक वो रखा, आइडिया रखा। इस आइडिया के लिए जब पार्टियां सहमत हुई तब जाकर के नागालैंड के अंदर इसका डेमो किया गया। नागालैंड के डेमो के बाद में वर्ष 2017 में संपूर्ण भारत में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनें लगा दी गई। वीवीपैट मशीनें लगने के बाद 2017 से जब इलेक्शंस होने लगे
तो फिर वीवीपैट के ऊपर डाउट किया जाने लगा कि यदि पर्चियां उसमें गिरती ही हैं तो वह पर्चियां क्यों नहीं उसी व्यक्ति को दे दी जाएं जिसने वोट डाला है। अब बड़ा सवाल यह भी बनता है कि जिस व्यक्ति ने वोट डाला है तो उसे देने में दिक्कत भी क्या होनी चाहिए। टेक्निकली इसे लेकर के इलेक्शन कमीशन का मानना है कि जो पर्ची व्यक्ति बाहर लेकर निकलेगा, हो सकता है कि कोई ताकतवर व्यक्ति उसकी पर्ची को उससे छीनकर यह पता लगा ले कि तुमने वोट किसे डाला है। हो सकता है कि वो अपोजिशन पार्टी का हो सकता है वो किसी ऐसे अपराधी का समर्थक ना हो जिसको वो हराना चाहता हो, और उससे उस पर्ची को छीनकर अगर उसकी पहचान पता लगा ली जाए, बिकॉज आपने वोट किसको दिया है यह आपके निजता का अधिकार है, आप इसे किसी को बताने के लिए मतलब वो नहीं है, बाध्य नहीं है कि मैं इस पार्टी को वोट देकर आया हूं, लेकिन आपकी पर्ची से इस बात का प्रूफ एनी टाइम रह जाएगा कि आपने वोट किसको दिया है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपका इसी आधार पर शोषण करे और आपके साथ में किसी प्रकार की आपत्ति क्रिएट हो जाए। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वीवीपैट की उस मशीन की पर्ची को दिखाया तो जाता है लेकिन दिया नहीं जाता और उसे उसी डब्बे में डाल दिया जाता है। इसे लेकर लेकिन कयास लगाए जाने लगे कि डिब्बे में डली हुई पर्चियां अलग हैं और जो ईवीएम रिकॉर्ड करता है वो डेटा अलग है। ऐसी स्थिति में ईवीएम वर्सेस वीवीपैट में दोनों जगह सिंक्रोनाइज नहीं होने का डाउट बनता है। अब इस डाउट को कैसे दूर किया जाए, तो इसे लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कई तरीके अपनाए हैं। हमने पुराने वीडियो में भी इस पर अपनी तरफ से पूरे सेशंस किए हैं। उदाहरण के लिए जिस क्षेत्र में, जिस असेंबली क्षेत्र के अंदर अगर विधानसभा का चुनाव है, अगर लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है तो वहां पर 5 रैंडमली ऐसी मशीनों को सेलेक्ट किया जाता है। उनके डेटा को ईवीएम के साथ क्रॉस चेक किया जाता है। पोलिंग एजेंट्स जो कि उन राजनीतिक दलों से हैं जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके सामने प्रॉपर क्रॉस चेक करके ये पता लगाया जाता है। और तो और ईवीएम के जब ढेर रखे होते हैं उस समय भी वोटर ट्रायल कराया जाता है। एजेंट उनके सामने, प्रॉपर उम्मीदवारों के सामने जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके सामने ही ईवीएम को लॉक करके और सेंटर पर भेजा जाता है। तो बोले इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम ईवीएम के केस में अपनाया जाता है। यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट की सभी पर्चियों को जचवाने की मांग को वेग और बेसलेस करार दिया और कहा कि अगर आप ऐसी जिद करते रहे तो इससे ह्यूमन एरर और मिसचीफ की स्थितियां क्रिएट हो जाएंगी। क्या पहले भी ऐसा मुद्दा कभी उठा है? जब 2017 के अंदर वीवीपैट सब जगह लागू हो गई तो 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम के समय वोट की काउंटिंग में यह डिमांड की कि कम से कम 50% तो वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कर ही लिया जाए। यानी ईवीएम के साथ वीवीपैट की 50% सीटों का मिलान कर लिया जाना चाहिए कि वो पर्चियां क्या ईवीएम से मैच कर रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और पहले तक जहां ईवीएम केवल एक वीवीपैट को ही क्रॉस चेक करती थी, अब 5 वीवीपैट मशीनों को ईवीएम के साथ क्रॉस चेक करने का आदेश दे दिया गया कि आप एक क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में, एक लोकसभा क्षेत्र में 5 रैंडमली वीवीपैट मशीनों को उठाकर ईवीएम से क्रॉस चेक करा सकते हैं। 2019 में यहां तक हुआ। इसके बाद में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कभी कभी हम चुनाव की निष्पक्षता पर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ ज्यादा ही संदेह कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज इस वेरिफिकेशन को लेकर के इतना ज्यादा क्यों ट्राई कर रही हैं कि भाई हमें डाउट क्यों है? तो उन्हें लगता है कि वो लोग अपने मतदाता के उस व्यवहार से प्रभावित हैं जो उन्हें चुनावी भीड़ में दिखाई देते हैं, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखते। ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। यही कारण है कि वीवीपैट को लेकर के बहुत सारी अपोजिशन की राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से याचिका दायर की थी। इसी याचिका के चलते, चूंकि पहली याचिका में 5 की अनुमति इलेक्शन कमीशन ने दे दी थी, इस बार एडीआर के द्वारा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करवाया, उसी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्ली दायर की गई और कहा गया कि साहब सारी की सारी पर्चियों को ही मैच किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए तारीख मुकर्रर की कि हम 16 तारीख के दिन इस विषय के ऊपर प्रॉपर तरीके से सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टाइम दिया कि हम 100% ईवीएम वर्सेस वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कर सकते हैं या नहीं। इसकी 2 हफ्ते में जब सुनवाई करेंगे तो 16 तारीख का डेट मुकर्रर हुआ। इसी समय पर हमने आपके सामने सेशन बनाया था और बताया था कि किस प्रकार से इसकी डिमांड को रखा जा रहा है। सुनवाई 16 तारीख को शुरू होती है और इस समय पर ईसीआई के द्वारा अपनी दलीलें, यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपनी दलीलें दी जाती हैं और कहा जाता है कि इसकी वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन क्रिएट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बातों को सुना। अपोजिशन की तरफ से, या कहिए तो एडीआर की तरफ से, प्रशांत भूषण इस मामले के अंदर
पक्षधर थे, यानी कि वो याचिकाकर्ता का पक्ष रखने के लिए यहां थे। 16 तारीख को सुनवाई शुरू होती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता यहां पर एक मुद्दे पर प्रशांत ये जो वकील साहब हैं इनसे कहते हैं कि आप जो उदाहरण जर्मनी का दे रहे हैं, इनका कहना था कि जर्मनी में ऐसा होता है, जर्मनी के अंदर वीवीपैट को स्लिप बॉक्स से निकालकर बैलेट बॉक्स में डाला जाता है। तो बोले इन सब चीजों को लेकर आप जर्मनी का उदाहरण मत दीजिए। जब उदाहरण बाहर का देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो लोग हमसे ज्यादा डेवलप हो गए हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया होल्ड करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया के लोग हमसे ज्यादा डेवलप हैं। मतलब इस बात को हमारे सामने मत लाइए। इस पर 2 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता। इनकी बेंच ने याचिकाकर्ता एडवोकेट प्रशांत भूषण और गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े के माध्यम से इस मामले की सुनवाई करी और 2 घंटे तक ये पूरी सुनवाई चली। प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट की स्लिप को भी काउंट किया जाना चाहिए। वोटर के हाथ में स्लिप दीजिए और इसे बैलेट बॉक्स में डाला जाए। मतलब प्रिंट को घर मत ले जाने दो, उसे वीवीपैट से निकालकर उस व्यक्ति को हाथ में दो और वो कंफर्म कर ले और वो जाकर उसे बॉक्स में डाले, ये प्रक्रिया अपनाई जाए। इस पर जस्टिस दीपांकर और उन्होंने तर्क दिया कि जर्मनी में ऐसा होता है। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है? तो प्रशांत भूषण ने कहा 5-6 करोड़ के हिसाब है। तो बोले इंडिया में 50 से 60 करोड़ मतदाता हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि भारत में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। आप भूल गए होंगे लेकिन हम जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि मेरे होम स्टेट पश्चिम बंगाल की आबादी जर्मनी से ज्यादा है। इस तरह के सिस्टम को गिराने की कोशिश ना करें, यूरोप के एग्जाम्पल हमारे यहां पर काम नहीं करेंगे। तो अपने आप में जजेस भी अपनी तरफ से पूरा की पूरा इस सुनवाई को प्रॉपर तरीके से कर रहे थे। अब ये पूरी सुनवाई है जो हुई थी, मैं कुछ पॉइंट्स में आपको ये बातें बताता हूं कि क्या क्या बातें यहां पर हुई। यहां पर प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है। ज्यादातर यूरोपियन देश ईवीएम से बैलेट पेपर पर लौट चुके हैं। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वहां मत जाइए, उस बात को आप जिक्र में मत लाइए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है, ये फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून जिस जिरह तक की सीमित रही है, याद रखिए कि यह मुद्दा पहले लाना चाहिए था। प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट की गिनती और वोटर्स के टोटल नंबर में कोई अंतर हुआ तो इसे नजरअंदाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने पॉइंट हमें लिखित में दीजिए और 2 बजे फिर से हाजिर होइए। ये 2 बजे फिर से हाजिर होते हैं, फिर से जिरह शुरू होती है और दलील को प्रॉपर तरीके से समझते हुए ये कहा कि प्रशांत भूषण ने कि ये पर्ची वोटर को दो और वो जाकर के वोटर को बॉक्स में डाले। सब यहां पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी बात को समझ गए और ऐसी स्थिति में वीवीपैट के साथ जो स्लिप मिलान की जो प्रक्रिया के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें 60 करोड़ वीवीपैट स्लिप्स को गिना जाए, यह अपने आप में टफ टास्क लगता है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण बोले कि चुनाव आयोग कहता है कि गिनती करने में 12 से 12 दिन लगेंगे। प्रशांत भूषण ने भी अपनी तरफ से कहा कि 5 मशीनों की ही गिनती करते हैं जबकि वहां पर 500 मशीनें होती हैं। ये सिर्फ 5% हैं, इसे हम सही नहीं ठहरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट पर्चियों के हाथों से गिनती गलतियां संभव हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से इसकी समाधान को पूछने के लिए 3 और सुझाव मांगे। तो इस पर पहला सुझाव दिया गया कि बैलेट पेपर पर वापस लौट जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि या तो हम बैलेट पेपर अपनाएं। दूसरा, मतदाता को वीवीपैट पर्ची मतपेटी में डालने और पर्चियों की गिनती की मंजूरी देने का काम किया जाए। तीसरा, मशीन के शीशे को पारदर्शी बनाया जाए, सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि व्यवस्था ध्वस्त करने की कोशिश मत करिए। भूले नहीं कि बैलेट पेपर के युग में कैसे बूथ कैप्चर हुआ करते थे। वीवीपैट की पर्चियों को हाथों से गिनती करने पर गलतियां संभव हैं। आपको याद होगा कि पुराने समय में जब इलेक्शन हुआ करते थे, जब ईवीएम नहीं आया था तो बूथ को जाकर के लोग लूट लिया करते थे और फिर चुनाव को रद्द करना पड़ता था कि साहब इस क्षेत्र के तो वोट ही काउंट नहीं हुए। ठीक है। कोर्ट ने फिर आयोग से भी पूछा कि बताइए क्या ईवीएम से छेड़खानी संभव है। तो ये सभी प्रकार की जिरह चली। हम कुल मिलाकर कंक्लूजन की तरफ लौटते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि इसकी कोई टेम्परिंग संभव नहीं है। आज तक एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला है जिसमें कि ईवीएम के साथ छेड़खानी का मामला आया हो। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि ऐसी हरकत केरल के कासरगोड में हुई जहां पर मॉक ड्रिल के समय 1 वोट बीजेपी को ज्यादा पड़ता हुआ मिला। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह न्यूज़ फर्जी थी, इसका बकायदा प्रमाण भी मार्केट में आ गया था, यह न्यूज़ फेक उड़ाई गई थी, ऐसा हुआ ही नहीं था।
प्रशांत भूषण ने यहां पर यह मामला उठा तो दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन यह बात भी क्लियर हो गई थी कि यह एक झूठा मामला है। चुनाव आयोग ने इसको क्रॉस चेक करने के भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखने के लिए भी कहा। कुल मिलाकर सारी सुनवाइयां अपने अपने स्तर पर चलती रही। आज हम एंड तक जब पहुंचते हैं इस पूरी की पूरी मतलब बात में जो चीजें हुई, इसका क्या परिणाम निकला, तो मैं लास्ट पॉइंट पर पहुंचता हूं। ये सारा आप जिरह आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा किसने क्या कहा, कैसे हुआ। कोर्ट ने अपनी तरफ से 24 तारीख को इस विषय पर अपनी तरफ का जजमेंट सुरक्षित रख लिया। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के मामले में कहा कि तकनीकी से जुड़े 4-5 बिंदुओं पर और जानकारी हम निर्वाचन आयोग से मांगेंगे और वो हमें जानकारी दें और फिर हम अपना इस पर फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए फाइनली अपनी तरफ से फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि हम लोग इस पूरे की पूरे केस में 100% जो वेरिफिकेशन है इसको रिजेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि सारी पर्चियों का मिलान किया जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम उसके पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो ह्यूमन एरर को बहुत बड़ा स्कोप मिलता है, गलतियां हो सकती हैं और पेपर बैलेट पर पहुंचना ये वापस संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो पहली निकल कर आई इस पहले फैसले के अंदर। साथ में यहां जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और संभव है, इसकी वजह से अपोजिशन का इलेक्शन कमीशन पर विश्वास बढ़ेगा, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या कहा गया कि जो सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया है उसके पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए और सील की गई सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन के लिए स्टोर किया जाए। जिस बीच की मशीन को लेकर डाउट किया जा रहा था, जिसमें प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा था कि ये फ्लेक्सीवेयर है, यानी कि इसमें एक बार ही बस सिंबल लोड होते हैं, बाकी दोबारा नहीं होते। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोड मत लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि उसमें गलती हो सकती है, भाई एक तो ईवीएम हो गया, एक वीवीपैट हो गया, बीच की जो सिंबल प्रोसेसर यूनिट है उसमें अगर कोई गलती हो सकती है, तो हम यहां पर आपको बोल रहे हैं कि इलेक्शन खत्म होने के बाद भी 45 दिन तक आप इसे देख सकते हैं। दूसरा, रिजल्ट की घोषणा हो गई और उस समय दूसरे और तीसरे नंबर पर कोई बच्चा रहा, जैसे हुआ ना, रिजल्ट आने के बाद में जैसे आपको कॉपियां कॉलेज के टाइम पर रीचेक कराने का अवसर मिलता था कि मुझे डाउट है कि मेरे नंबर गलत तरीके से कट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक जो बहुत अच्छी राहत दी है जो कि ट्रांसपेरेंसी को और इंक्रीज करेगी, और उसमें यह है कि रिजल्ट की जब घोषणा हो जाए और दूसरे और तीसरे नंबर पर अगर कोई कैंडिडेट को लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है तो वो 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकता है। और ईवीएम के भीतर जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लगी हुई मेमोरी है उसकी जांच करने के लिए इंजीनियर्स की टीम आएगी और उस शिकायत का प्रॉपर वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन इसका खर्चा कैंडिडेट खुद उठाएगा। अगर जांच में पता चलता है कि ईवीएम से छेड़खानी हुई है तो जो कैंडिडेट ने खर्चा किया है वो पूरी तरह से लौटा दिया जाएगा। और सुप्रीम, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आप इस तरह से विचार कीजिए कि अब कैंडिडेट जो फेल हो जाता है, जो सेलेक्ट नहीं होता, वो जो ईवीएम पर भांडा फोड़ता है अपने फेलियर का, अब उन्हें यह राहत दे दी गई कि आपको डाउट है, आप जाइए चेक करवा लीजिए, खर्चा होगा आप उठाइएगा। यानी रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में वो क्रॉस चेक करा सकता है। ये मतलब इससे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी संभवतया इतने कम समय में सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता था। इसके साथ साथ और क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का हम परीक्षण करेंगे, देखेंगे कि क्या चुनाव निशान के अलावा पार्टी को कोई बार कोड की व्यवस्था दी जा सकती है। आप और हमारे लिए क्या हुआ, क्या इस पर फैसले में कोई मतलब हमारे लिए दिशा आई है क्या? तो वोटर्स के लिए कुछ भी बदला नहीं है, आप जैसे वोट देने जाते थे वैसे ही वोट देने जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों के लिए और कैंडिडेट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया कि जब सेकंड नंबर पर आएंगे या थर्ड नंबर पर आएंगे, यानी जब वो विजेता नहीं बनेंगे, तो वो अपनी शिकायत कर सकते हैं और शिकायत के नाम पर इंजीनियर आकर उनकी शिकायत की जांच करेंगे। एक और फैसिलिटी दी है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर शामिल कोई भी विधानसभा क्षेत्र, जैसे मान लीजिए एक लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, आपको लगता है कि वहां की ईवीएम में गड़बड़ है, तो ऐसी स्थिति में उन ईवीएम में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। इन 5% ईवीएम को शिकायत करने वाला प्रत्याशी और उसका प्रतिनिधि खुद से चूज करेगा। मान लो अभी क्या होता है ना, अब मान लीजिए 500 ईवीएम है तो उसमें से 5 ही ईवीएम को उठाया जाता है रैंडमली चेक करने के लिए कि वीवीपैट से ईवीएम का मिलान करके देखें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि मेरा वोट उस विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा था, मैं वहां से कैसे हार गया। उन्हें जब ये डाउट होने लगता है कि इसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ रही होगी तो
सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को अब यह राहत भी दे दी है कि आप उस क्षेत्र की जिस ईवीएम पर आपको डाउट है ना, वहां से कोई सी भी एनी ऑफ देम 5%, इस इलेक्शन कमीशन नहीं उठाएगा रैंडमली कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, नहीं। आपको जब चेक करवानी है तो आप अपने क्षेत्र की कोई सी भी 5 उठवाइए और उनको क्रॉस चेक करवा लीजिए। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है जो कि उम्मीदवारों को यहां से आगे मिलने वाली है। 7 दिन के भीतर शिकायत करना, शिकायत के बाद अपने मत को चेक करवाना, यह बिल्कुल एग्जाम में मिलने वाली ट्रांसपेरेंसी की आप अपनी कॉपी दोबारा देख सकते हैं, रीचेक करवा सकते हैं, वैसा वाला सिस्टम जो यूनिवर्सिटी में हुआ करता था वैसा यहां पर दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन हां, इस पर जो खर्चा आएगा वो कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। अगर रिजल्ट कैंडिडेट के पक्ष में आ जाता है, यानी ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है, यानी कि उसकी पर्चियां और ईवीएम में जो पड़ा वोट है वो उन दोनों में अंतर पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो मतलब पैसा रिफंड कर देगी उस व्यक्ति का और रिजल्ट तो रिवाइव हो ही जाएगा। ठीक है, तो ईवीएम से छेड़खानी की गई है, ऐसा अगर कुछ होता है तो पूरा खर्च हो जाए। तो निश्चित ही ये बहुत ही जबरदस्त फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, पहला कि 100% जानकारी वीवीपैट मशीनों की क्रॉस चेक नहीं की जाएगी। ये खास इसलिए है क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर आवश्यकता ही क्या है आपको मशीन लगाने की, अगर वीवीपैट की पर्चियां ही गिनवानी थी तो फिर तो आप वापस बैलेट पेपर पर ही चले जाइए, क्योंकि कहीं पर भी कुछ गलतियां हुई तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये तो एक समझदारी भरा फैसला है, लेकिन विश्वास बना रहे चुनाव प्रक्रिया में, इसके लिए उम्मीदवारों को ये ऑप्शन देना कि आप जब हार जा रहे हैं तो 7 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, आपका डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। ये अगेन ट्रांसपेरेंसी को एक नए लेवल तक लेकर जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लैंडमार्क है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपसे गुजारिश रहेगी कि बाकी अपोजिशन और पोजीशन सब अपनी अपनी तरफ से मजे ले ही रहे हैं। सरकार, मोदी जी कह रहे हैं कि ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन के मुंह पर तमाचा मारा है। मतलब इनका तर्क यही था कि आप हारते हो तो आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हो, अब आपको चेक कराने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, अब अपनी हार को कैसे छुपाओगे। तो प्रधानमंत्री इस प्रकार से फिर से ट्रोल अपोजिशन को कर रहे हैं। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अपोजिशन क्या सोचता है वो भी रैलियों में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है ना। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला है, जाइए बढ़िया से अपने लिए पसंदीदा कोर्स चुनिए, एथिक्स की क्लासेस। ये ऑप्शन जो हमने आपके लिए ओपन किया हुआ है इसको जाकर के आप यूज़ कर सकते हैं। जीए फाउंडेशन का बैच यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें।